आ एक आदमी जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसके गर्दन पे एक मॉन्स्टर काट रहा होता है। और बस वही नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत ही सारे ये मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि आकर इंसान के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। सभी इंसान इनसे बचने के लिए चिल्लाते हुए भागे जा रहे होते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फिर हम देखते हैं इन मॉन्स्टर्स के पीछे एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और ये धमाका किसी बम की वजह से नहीं बल्कि यहाँ पर दो इंसान रहते हैं जो कि आपस में बहुत ही जोर से फाइट किए जा रहे होते, इतना जोर से फाइट करते हैं कि भाई धमाका पे धमाका हो रहा रहता है। खैर यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपना तलवार निकालता है और पूरा स्टाइल में अपने तलवार को सामने की तरफ स्लैश करता है। इसके सामने जो आदमी रहता है ये भी अपना तलवार को निकालता है और उसके हमले को काफ़ी आसानी से रोक लेता है। और फिर इनके बीच में ऐसे फाइट चलती जाती है और यार बहुत ही जोर जोर से धमाके होते जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं इनमें से जो आदमी एक रहता है वो फाइनली अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है वाह क्या बात है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था नरक के नाइट से। और हमें पता चलता है कि ये एम्पायर का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है एइयोस, भाई पता नहीं कैसा नाम है। खैर इसके बाद हम इसके सामने देखते हैं डेथ नाइट को और यार हमारी कहानी का हीरो यही होने वाला है। तो यार ये जो डेथ नाइट यहाँ पे रहता है पहले तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ा रहता है लेकिन अचानक से इसका जो हेलमेट रहता है ये इसके अंदर क्रैक आना शुरू हो जाता है और फाइनली इसका हेलमेट पूरा टूट के नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ खोपड़ी अपड़ी ऐसा हो, इसके अंदर एक नॉर्मल इंसान रहता है जो कि अपना सर पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो आंख रहती है एकदम रेड रहता है, इसका फेस भी थोड़ा मतलब दूसरा ही कलर का लिख रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि ये भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी अचानक से इसकी आंखें एकदम नॉर्मल हो जाती है, इसका जो स्किन रहता है वो भी नॉर्मल कलर का हो जाता है और तभी वो अपने हाथ को अपने अगल बगल में देखकर समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, आखिर मैं यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये बगल में घूम के देखता है तो यहाँ पर चारों तरफ तबाही मची हुई रहती है, सभी जगह आग जल रहे होते हैं और इसके अंदर जो एम्पायर का झंडा रहता है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो ये कहता है कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आखिरकार मैंने इस एम्पायर को अपने ही हाथों से इसके घुटने पर ला ही दिया। और एक बहुत ही पुरानी बात है जो कि कही जाती है कि तुम्हारा इंतजार जितना ही लंबा होता है तुम्हारा बदला भी उतना ही मीठा होता है। और भाई हम देखते हैं ये मॉन्स्टर बहुत सारे इंसानों के लाशों पे खड़ा हुआ रहता है और इसके सामने एक आदमी रहता है जो कि घुटनों पे बैठा हुआ रहता है और उसके चारों तरफ यहाँ पे मतलब स्केलेटन से घिरा हुआ रहता है। ये उससे कहता है कि आखिरकार मैं जो 1 साल से करना चाहता था वो मैंने कर ही लिया, क्या तुम सोच सकते हो कि आज मैं कितना ज़्यादा खुश होऊंगा। हा 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 हा। और भाई ये एक बार पीछे घूम के देखता है तो यार हमें यार दिखता है मतलब बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर और पता चलता है कि ये कोई ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक आर्च लिच है जिसका नाम है डॉर्गो। इसके बाद हम ये सामने वाले इंसान को देखते हैं जो कि हेलियन एम्पायर का एम्परर होता है और इसका नाम होता है हावर्ड एडेलाइड। और ये चिल्लाया कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सारे लोगों को मारने की, तुम्हारे जैसे राक्षस के लिए क्या नरक काफ़ी नहीं है। और ये इधर से भाई दिल बनाता है, मतलब क्या चल रहा है भाई ये राइटर के साथ, क्या ये दिल बनाए कहता वाह कितने अच्छे हो तुम, क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो। और ये उससे कहता है कि क्या तुम अब बहुत ज़्यादा बोल चुके हो, चलो तो अब हम लोग जरा मतलब मेरा राजा बनने का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। ये कहता है क्या क्या तुम बेकार बातें कर रहे हो, तुम और एक राजा बनोगे। डोरो कहता है कि मैं पूरे इतिहास में पहला हूँ जिसने इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ मिलाया है, तो एक एम्परर कहे जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। और ये जो एम्परर रहता है ये कुछ और इसको ऐसा लग रहा है गाली देने वाला रहता है लेकिन अब इसके अंदर उतनी ताकत नहीं बची हुई रहती है इसलिए वो बस खांस के ही रह जाता है। इसके बाद डॉर्गो वहां से उड़ना शुरू कर देता है और अपने सामने देखता है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स इसके सामने आ जाते हैं और ये कहता है कि तुम सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे डीमन किंग्स और डेथ नाइट, मतलब यार इन सभी मॉन्स्टर्स को इसने बनाया है। जिसके बाद ये कहता है कि वो जो इंपीरियल क्राउन है उसको मेरे पास लेकर आओ और हम इस इंपीरियल क्राउन को देखते हैं, वही मतलब इसको पहनने के बाद ये राजा बन जाएगा। तो खैर यहाँ पे ये जो इंपीरियल क्राउन है ये डेथ नाइट के हाथों में रहता है और ये लेकर इसकी तरफ आ रहा होता है और इसके पीछे जितने भी ये डीमन किंग्स रहते हैं ये सब के सब यहाँ पे तालियां बजा रहे होते हैं। जिसके बाद जो डेथ नाइट रहता है ये इसके थोड़े से पास आकर रुक जाता है। इसके बाद ये उससे पूछता है कि ओ मेरे सबसे लॉयल नाइट, तुम मेरे मतलब यहाँ पर आने में बहुत ही ज़्यादा मेरी मदद की है, इसलिए बताओ कि आखिर मैं तुमको क्या रिवार्ड दूँ।
ये डेथ नाइट बिल्कुल चुप रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है, जिसकी वजह से जो डॉर्गो रहता है उसको देखकर ये भी थोड़ी देर के लिए एकदम चुप्पी हो जाता है। और उसके बाद ये थोड़ा सोच कहता है, वाह मैंने भी कितना बेवकूफ़ों वाला सवाल पूछा है, क्योंकि आखिरकार तुम मेरे नौकर हो और मेरी सेवा करने ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट होगा। और वो इतना ही बोलता है कि हम देखते हैं जो डेथ नाइट रहता है वो उस क्राउन को हवा में ऊपर उछाल देता है, जिसकी वजह से डॉर्गो समझ ही नहीं पाता है कि आखिर अभी इसने ये किया क्या। और तभी डेथ नाइट अपना तलवार निकालता है और उस क्राउन को एकदम तोड़ते हुए जाकर डॉर्गो के ऊपर जोर से हमला करता है। इसके वजह से जो पीछे यहाँ पर इसके डीमन किंग्स रहते हैं भाई, इनके तो आंख और मुंह एकदम फटे के फटे रह जाते हैं, इतना ज़्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन डॉर्गो भाई ऐसा वैसा मॉन्स्टर तो है नहीं, इसकी वजह से वो भी टाइम पे अपना शील्ड ऑन कर लेता है और वो उस हमले से बच जाता है, लेकिन फिर भी वह काफ़ी पीछे तक ढकेला जाता है। डॉर्गो के जितने भी डेथ नाइट्स रहते हैं ये इसके चारों तरफ आ जाते हैं और एकदम रेडी रहते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। डॉर्गो भी अपना शील्ड वहां पर ऑन करके रेडी रहता है और तभी ये थोड़ा सा खांसता है और उसके बाद ये कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। और ये मन में सोचता है कि मेरा जो डिफेंस है वो तो ऑन था, तो आखिरकार इसने मुझे चोट कैसे पहुंचाई। फिर वो इसको कहता है कि मैंने तो तुमको कभी ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं था। लेकिन इधर से डेथ नाइट कहता है कि आखिरकार मैं अब अपनी मर्जी से हिल सकता हूँ। और भाई एक बार इसको देखो यार भाई, मतलब ये काफ़ी गुस्से में लग रहा है, आज तो लग रहा है कि इसको मार कर ही मानेगा। खैर इसके बाद ये इससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने तो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से एकदम मिटा दिया था। लेकिन इधर से डेथ नाइट कहता है कि ये बस ऐसा देखने में लगता था, क्योंकि असलियत तो ये है कि मैं कभी गायब हुआ ही नहीं था, मैं अपने बॉडी के अंदर ही बंद था और उसी के अंदर से मैं सब कुछ देख रहा था। इन बातों को सुनकर डॉर्गो कहता है क्या सच में तुम अब तक मेरे सबसे महान मास्टरपीस हो, और तुम्हारे इतने अच्छे कामों के लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ तुम्हारा सारा गुस्सा निकालने के लिए, और वो बस तब तक जब तक मैं तुम्हारे ऊपर फिर से अपना कंट्रोल ना कर लूँ। जिसके बाद इसके जितने भी डीमन किंग्स रहते हैं वो सब के सब एक साथ जाते हैं डेथ नाइट के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं डॉर्गो के सामने एक बहुत ही बड़ा फ्लैश टाइप का कुछ होता है, और ये असल में कोई फ्लैश नहीं होता है बल्कि डेथ नाइट का एक स्वॉर्ड स्लैश होता है। और इसके एक ही स्लैश के अंदर जितने भी डीमन किंग्स रहते हैं भाई एक ही बार में सब के सब खत्म हो जाते हैं। इसको देखकर तो एकदम ये जो लीच रहता है इसकी तो फट जाती है। ये कहता है कि क्या मेरे सारे के सारे डीमन किंग को इसने बस एक ही बार में मार दिया। अगर ऐसा बात है तो उसके बाद ये अपना पावर का इस्तेमाल करता है और इसके पीछे जितने भी लाशें पड़ी हुई रहती है सभी के सभी वापस से अनडेड में बदल जाती है, और ये सब के सब भाई जमीन से भी निकलने लगते हैं। जिसके बाद इन सभी को एक साथ भेजा डेथ नाइट के ऊपर हमला करने के लिए। ये सभी के सभी भी एकदम चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जो डेथ नाइट रहता है इसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, ये तो अपना एकदम मस्त खड़ा हुआ रहता है। जिसके बाद ये कहता है रुक जाओ, और उसके बाद ये अपना कुछ पावर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये जितने भी अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स रहते हैं ये सब के सब ऐसा लग रहा है कि इनको कोई चीज़ पकड़ लेता है, वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। और इसके बाद ये कहता है कि तुम सभी के सभी यहाँ पर अभी के अभी सरेंडर कर दो। और ऐसा कहते ही ये सब के सब इनके अंदर ऐसा लग रहा है कुछ होने लगता है, और फिर ये सब अपने आप ही खुद से ही ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइप का हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो लिच रहता है ये तो देख के कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता, मैंने एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया है जो कि गॉड्स के बराबर है। डॉर्गो कहता है अच्छा तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होंगे, मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं भी ऐसा ही महसूस करता। और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि हैं तुम ऐसा मत सोचो कि तुम जीत चुके हो, क्योंकि अगर तुम मेरे ये बॉडी को डिस्ट्रॉय कर भी लेते हो फिर भी मैं अपनी आत्मा को एक दूसरे बॉडी के अंदर भेज दूंगा और उसके बाद मैं फिर से तुम्हारे ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लूँगा। लेकिन इधर से डेथ नाइट कहता है कि मैं इतने सालों से उस बॉडी के अंदर जब बंद था तब मैं तुमको कैसे मारूं, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं सोचा है। जिसकी वजह से डॉर्गो को समझ में नहीं पाता कि ये क्या कह रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो डेथ नाइट रहता है ये अपना कोई टेक्निक को ऑन करता है और इसके आजू बाजू में बहुत ही ज़्यादा पावर ऑन हो जाती है। ये इसको देखकर समझ में नहीं पाता है कि ये क्या करने का चाहता है। तभी डेथ नाइट बताता है कि तुम्हें मारने के लिए मैंने एक ऐसा टेक्निक बनाया है जो कि आत्मा को भी काट सकती है। ये बात सुनकर डॉर्गो सोचता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई टेक्निक इस दुनिया में हो। लेकिन तभी उसके बाद वो अपने आत्मा को अपने बॉडी के अंदर से निकाल लेता है और सोचता है कि भागने में ही भलाई है, मुझे यहाँ से मतलब बचना चाहिए क्योंकि इसका यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। और तभी ये सामने देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि डेथ नाइट अपना पावर ऑन करके उस टेक्निक को फाइनली इसके आत्मा के ऊपर मार देता है, जो कि सीधा जाकर इसको एकदम डायरेक्ट हिट लगता है।
लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं कि जो डॉर्गो रहता है ये तो अपने बॉडी के अंदर रहता है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है, लेकिन समझ में नहीं पाता कि अभी ये हुआ क्या। तभी ये थोड़ा हंसने लगता है और कहता है हा हा ऑफ कोर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा टेक्निक तुम्हारे पास है। लेकिन ये ऐसा ही कहता है कि तभी वो बहुत ही जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इसके मुंह के अंदर से बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है। ये बहुत ही जोर से चिल्लाता है और ये एनर्जी निकलती ही जाती है, निकलती ही जाती है। आसमान में पूरा एक ब्लैक होल टाइप का बन जाता है, इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है और फाइनली ये इसका पूरा एनर्जी निकल कर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इसका जो बॉडी रहता है ये खुद पर खुद ही ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद इसका एक आंकड़ी खोपड़ी बच जाता है जो कि नीचे बॉल की तरह टपकना शुरू कर देता है। इसके पास यहाँ पर आता है अपना डेथ नाइट और आकर कहता है कि नरक में जाओ। जिसके बाद वो अपना पैर उठाकर इस खोपड़ी को एकदम चकनाचूर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बगल में जो एम्पायर रहता है उसको ये करते हुए देख रहा होता है और वो समझ में नहीं पाता है कि अब ये भी यहाँ पर ये हुआ क्या और ये कर क्या रहा है। तभी ये जो डेथ नाइट रहता है अपने घुटनों के बल गिर जाता है और गिरने के बाद कहता है हाँ आखिरकार ये सब खत्म हुआ, अब बस मुझे एक आखिरी चीज करने दो। इसके बाद ये अपना तलवार उठाने लगता है, ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड करने वाला है। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी, भले ही उसके लिए मुझे मरने के बाद ही ये करना हो। इसके बाद इसको मतलब अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर ये एक लड़के का एकदम सर धड़ से अलग कर देता है, फिर दूसरे आदमी को चाकू घोंप के पूरा तलवार घोंप के मार डालता है और फिर एक और औरत को भी मार डालता है। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे अपने परिवार से माफ़ी मांगनी होगी। मतलब यार अभी अभी इसने जो 3 लोगों को मारा ये इसकी अपनी फैमिली थी जिसको इसने अपने बॉडी पे कंट्रोल खोने के बाद मारा था। इसके बाद ये अपना तलवार फाइनली अपने पेट के अंदर घुसा लेता है, यानी कि ये अपना खुद का सुसाइड कर लेता है। तभी इसके बाद इसको आवाज़ सुनाई देती है इयान डामियान। भाई अपने हीरो का नाम यहाँ पे पता चला जो कि है डामियान। खैर इसके बाद ये सुनता है तो कहता है कि ये आवाज़ तो क्या ये लुइस की है। इसके बाद ये अपना आँख खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की रहती है जो कहती है कि डामियान आखिर तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। और ये अपने मन में सोचता है कि भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा है कि मैं नरक में जाने से पहले एक आखिरी बार इसको देख पा रहा हूँ। लेकिन तब ये सोचता है हाँ, और ये इससे पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा जवान क्यों दिख रही हो। तो ये कहता है ओह क्या बात है, तुम मेरा आज ये अचानक से तारीफ कैसे कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे गुड साइड में आना चाहते हो इससे पहले कि फादर तुम्हें डांटे। खैर अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारे जो बिग सिस्टर है उस पर तुम अपने भरोसा कर सकते हो। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत जल्दी बारिश होने वाली है तो अच्छा होगा अगर तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। जिसके बाद ये अपने जो मतलब मैंसन रहता है उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है, लेकिन इधर से दामियान बैठ के चुपचाप उसको बस देखता ही रह जाता है और वो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। वो अपने सामने देखता है और कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने अपने हाथों से इस मैंसन को तबाह किया था। मुझे ये मत कहना कि ये सब कोई सपना है या मेरे साथ अब तक जो हुआ क्या वो कोई सपना था। भाई ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी ये बगल में देखता है कि यहाँ पर एक स्टिक पड़ा हुआ रहता है तो वो कहता है कि मुझे अब ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। जिसके बाद ये इस स्टिक को उठा लेता है और उठाने के बाद ये एक पत्थर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ चलो ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जाता है और अपने स्टिक को एकदम रेडी करता है, अपना टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये अपना टेक्निक का इस्तेमाल करके इस पत्थर के ऊपर स्टिक से एक जोरदार हमला करता है और हमला करते ही इसका स्टिक टूट जाता है और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। मतलब भाई पत्थर के ऊपर स्टिक से मारने पे स्टिक टूटेगा नहीं तो क्या होगा। और ये थोड़ी देर के लिए तो बस वहाँ पे चुपचाप खड़ा ही रह जाता है। फिर ये थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि ये तो पागलपन है। वो जहाँ पे मारता है वहाँ पर धीरे धीरे करके क्रैक आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो पूरा का पूरा पत्थर एकदम भाई ब्लास्ट ही हो जाता है। इसके बाद ये जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है हा 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 हा। मतलब यार ये कुछ ज़्यादा ही हंसना शुरू कर देता है, ऐसा लग रहा है एकदम पागल हो गया, उतना ज़्यादा हंसता है। और फिर हंसते हंसते फाइनली वहाँ पर बैठ जाता है। जिसके बाद ये अपना हाथ एक जोर से मतलब मूंदता है और यहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है। और फिर इसके बाद ये अपने दिल को पकड़ता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है और कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में समय में पीछे आ चुका हूँ। ये बताता है कि मेरे पास एक टैलेंट है। और इधर से एक आदमी बोलता है कि तुम सच में पागल हो चुके हो, आखिर तुम कितने ज़्यादा यहाँ पर हल्ला करने वाले हो। तुम एक बार में गए और वहाँ से लात मारकर निकाल भी दिए गए, आखिर तुम हमारे फैमिली की इज्जत को और कितना डुबाओगे। वो बताता है कि मेरे पास टैलेंट है अपनी फैमिली की इज्जत को पूरा डुबाने का। और फिर एक लड़का आकर इसको कहता है कि ब्रदर आखिर तुमने
जो लेबन मार्च का यंग मास्टर है उसको क्यों मारा था, तुम्हारे वजह से हमारी सिस्टर। और हम देखते हैं कि इसकी जो बहन रहती है ये कैरेज में कहीं पे जा रही होती है और ये बताता है कि इस हमारी बहन को तुम्हारे वजह से उस बेकार आदमी के पास जाना पड़ रहा है। फिर ये कहता है कि मेरे पास अपने फैमिली के जो फ्यूचर है उसको कुचलने का भी टैलेंट है। फिर हम देखते हैं इसकी जो मदर रहती है वो कहती है कि डामियन, आखिर तुमने हमारे जो जमीन है उसको गिरवी रख कर पैसे को क्यों लिया, आखिर क्यों। और उसके बाद ये कहता है कि मेरे पास अपने जो फैमिली का जितना भी प्रॉपर्टीज है उसको पूरा बर्बाद करने का भी टैलेंट है। और ये बस चुपचाप यहाँ पर ये कहे जा रहा होता है और कहता है कि इसके वजह से, ये सारे टैलेंट की वजह से। और फिर इसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि जाओ, निकल जाओ। जिसके बाद ये चुपचाप वहाँ से मुंह लटका कर निकले जा रहा होता है। और जाते वक्त पे पीछे से कोई इसको आवाज़ देता है तो ये पीछे घूम के देखता है कि सिस्टर रहती है। इसकी सिस्टर इसको बोलते हैं कि कम से कम तुम यहाँ पर ये कुछ पैसे है इसको लेते जाओ, तुम अगर इसको लेकर जाओगे तो शायद तुम थोड़े से खुश रहोगे। ये इसको देख कर कहता है कि क्या सिस्टर, और ये बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि मेरे वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और फिर उसके बाद ये कांपता हुआ अपना हाथ पैसे की तरफ बढ़ाता है और फिर जल्दी से पकड़कर वहाँ से शर्म के मारे दौड़ के भाग जाता है और कहता है कि उस दिन मैं जब भागा था तब मुझे पता चला अपने फैमिली की वजह से कि आखिर ये जो गिल्ट होती है, आखिर जो शर्म होती है वो क्या होती है, ये मुझे पहली बार पता चला। इसके बाद हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जहाँ पे ये बैठा हुआ रहता है और ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये पास्ट में कैसे आ गया। मैं अपनी फैमिली से माफ़ी तो मांगना चाहता था लेकिन मैं तो सच में यहाँ पे पास्ट में आ गया, कहीं ये कोई भगवान का चमत्कार तो नहीं है। और फिर इसके बाद ये अपने हाथ की तरफ देखने लगता है जहाँ पे इसका हाथ काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। ये कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, अभी के टाइम पे ऐसे किसी टेक्निक को इस्तेमाल करना मेरे मतलब काफ़ी मुझे ये मुश्किल हो रहा है ये सब करने के लिए। फिर ये बताता है कि जो इसने अभी टेक्निक इस्तेमाल किया था उसका नाम था वेब ब्रेकिंग, और इस टेक्निक की वजह से जो भी हमला किया जाता है उसका पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे दो लोगों के बीच में फाइट हो रही होती है, एक तो अपना डेथ नाइट ही रहता है और एक दूसरा कोई नाइट रहता है जहाँ पे ये अपना एक पंच निकालता है और इस डेथ नाइट को जोर से मारता है और कहता है कि मुझे ये टेक्निक मिला था एक नाइट को मारने के बाद जिसका नाम था कैसल वॉल डिस्ट्रॉयर। ये सोच ही रहा होता है कि एक आदमी यंग मास्टर चिल्लाते हुए इसके पास आता है। ये बगल में देखता है तो ये एक काफ़ी मतलब थोड़ा सा मोटा टाइप का आदमी दिख रहा होता है जो कि यहाँ पर आ रहा होता है और ये इसको देखकर सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि ये हमारे फैमिली का कोई एक नौकर है, आखिर इसका नाम क्या था। और सोचते सोचते ये इसको कहता है विक्टर। ये कहता है कि हाँ यंग मास्टर, और आप अभी तक यहाँ पे क्यों हो? अभी तो लेडी लुइस ने आपको कहा था ना वापस चलने के लिए, आप जल्दी से वापस चलिए क्योंकि जो पेट्रियार्क है वो अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। ये कहता है क्या, अब मैंने क्या कर दिया? जिसके बाद ये कहता है कि क्या आप मतलब सच में नहीं जानते हो या फिर ना जानने का नाटक कर रहे हो? ये समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और तभी उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एकदम इसका जो फादर रहता है चिल्लाकर बोलता है तुम कुत्ते कहीं के। और उसके बाद ये अपना तलवार लेकर इसको तो भाई मारने ही वाला होता है, लेकिन ये सही टाइम पे बगल में हट के इसके हमले से बच जाता है। और यार यहाँ पे इसका जो फादर रहता है अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, भाई लग रहा है आज तो इसको ये मार ही देगा। यार इसके बाद ये इसको एक बार और जाता है मारने के लिए और कहता है कि तुम सच में पागल हो चुके हो, पहले तुम बार में जाकर इतना ज़्यादा हल्ला मचाया, उसके बाद वहाँ से लात मार के निकाले भी गए। और यहाँ पर जो इसकी मदर और इसकी सिस्टर रहते हैं दोनों उसके हाथ पकड़ के इसको रोक रहे होते हैं, लेकिन ये अभी भी चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम हमारे फैमिली का और कितना इज्जत बर्बाद करोगे। ये सभी चीज़ों को देखकर डामियन सोचता है कि अच्छा तो मैं इस टाइम पे वापस आया हूँ। इसका फादर अभी भी गुस्से में रहता है और कहता है कि सभी लोग मुझे छोड़ दो। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, आज तो मैं सब्ज में इसका खोपड़ी तोड़ कर ही रहूँगा। इसकी माँ कहती है कि नहीं, आप क्या सच में डामियन को मारने का सोच रहे हैं? और इसकी बहन कहते हैं कि फादर जरा अच्छे सोचिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। और इसके बाद ये सोचता है कि आखिर कितना टाइम हो गया है जब मैंने फादर की डांट सुनी थी। इसके बाद हम देखते हैं इनके इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इसका जो फादर रहता है उसका नाम होता है पॉल ऑसबर्न हाक्सेन, जो इसकी मदर रहती है उसका नाम होता है मेरिल्डा हाक्सेन, और जो इसकी बहन रहती है उसका नाम रहता है लुइस हाक्सेन। ये कहता है कि मैंने इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया, और वो एकदम मतलब इमोशनल होकर कांपने लगता है और ये लोग इसको देखकर थोड़ा सा एकदम सीधा होकर देखते रह जाते हैं। और इसके फादर कहते हैं कि क्या ये रो रहा है? इसकी माँ कहती है कि हाँ देखा आप कितनी बुरी तरह से इससे बात कर रहे थे। खैर इसका फादर सामने आता है अपना तलवार वापस रखते हुए कहता है कि छोड़ो हटाओ, चलो बताओ इस बार तुम्हारे पास क्या बहाने हैं? अगर तुम्हारे पास मुंह है तो चलो जल्दी से बोलो।
दामियन कहता है कि नहीं, इस बार मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है। इसका फादर कहता है हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कोई भी बहाना नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ भी। तब ये थोड़ा सा रुक जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास इस बार कोई भी बहाना नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम हमेशा एकदम बेकार बेकार बहाना बनाते हो, आखिर ये कैसे हो गया? ये कहता है कि मुझे पता है कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो तो मुझे ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। खैर इसके बाद ये कहता है कि मेरे वजह से जो हमारा हाक्सन विस्काउंटी है, इसका जो इज्जत है वो खराब हुआ है और ये पूरी तरह से मेरी ही गलती है और मेरे पास इसके लिए कोई भी बहाना नहीं है। जिसके बाद इसका जो फादर रहता है थोड़ा सा मतलब एक सांस लेता है और कहता है कि तुम्हारा जो मुंह है आज थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, क्या तुम्हें तो लग रहा है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें छोड़। और वो इतना ही कहता है कि इधर से डामियन फिर से कहता है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। इसका फादर समझ नहीं पाता कि ये क्या कहना चाहता है, तो ये फिर से बोलता है कि मैंने जो भी गलती किया है मैं उसको सुधारूंगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर वापस आकर जो भी आप मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये तीनों तो भाई चुपचाप एकदम शौक में उसको देखते ही रह जाते हैं और कुछ इनको समझ ही नहीं आता है कि अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। और तब उसका फादर कहता है कि कल ये जब इतना ज़्यादा पीटने के बाद इसका कहीं सर पे चोट वोट तो नहीं ना लग गई है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मर्चेंट सिटी का सीन, जहाँ पे काफ़ी सारे मस्त मस्त घर बने हुए रहते हैं। यहाँ पर अपना हीरो भी आया हुआ रहता है, जहाँ पे इसका नौकर कहता है कि यंग मास्टर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके बाद ये उससे कहता है कि यंग मास्टर क्या आप सच में वहाँ पे जाने वाले हो? मैंने सुना है कि ये जो मतलब सिंडिकेट होते हैं वो लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे डर है कि यहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है। डामियन कहता है अगर तुम्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं, आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, आप यहाँ पर जा रहे हैं तो मैं अकेला कैसे भाग सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर डामियन घूम के सो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बस वहाँ पर जाकर अच्छे से माफ़ी मांगने वाला हूँ, तो आखिर यहाँ पर क्या ही बुरा हो सकता है। मैंने बस जो भी पहले गलत किया था उसके लिए मैं जाकर अच्छे से माफ़ी मांग लूँगा। और उसके बाद ये जाने लगता है और पीछे से विक्टर देख कर इसको सोचता है कि हाँ अच्छा होगा अगर सब कुछ अच्छे से हो जाए। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पे जाता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर अपने पास्ट के में वापस आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे भगवान ने एक दूसरा चांस दिया है, इसकी वजह से मैं उन लोगों को अब फिर से दोबारा दुख नहीं पहुँचा सकता। और ये अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। खैर इसके बाद ये जाता है, ये जो मतलब होटल या फिर जो भी जगह रहता है बार के पास जाता है, जहाँ पे दो गार्ड्स खड़े हुए रहते हैं। इसमें से एक गार्ड्स उसको देखता है तो कहता है कि हाँ ये यहाँ पे क्यों आ गया। जिसके बाद यहाँ पर डामियन उनके पास जाता है तो एक गार्ड जो रहता है वो बोलता है कि हे नोबल मास्टर, आखिर तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए। दूसरा एक आदमी इसको धमकाते हुए कहता है कि हे हमने तुम्हें वार्निंग दिया था ना कि यहाँ पर अपना जो चेहरा है वो दोबारा मत दिखाना। उनका ये एटीट्यूड देखकर डामियन को बिल्कुल पसंद में नहीं आता और ये मन में सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसलिए अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन इनका जो चेहरा है ये थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। और फिर उसके बाद ये इनसे कहता है कि मैंने पिछली बार जो किया था उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ यहाँ के ऑनर से माफ़ी मांगने के लिए। ये बात सुनकर ये दोनों तो एकदम थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे एकदम शांति छा जाता है। और फिर उसके बाद ये दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। इसमें से एक कहता है कि क्या तुम अचानक से यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहते हो? ठीक है मैं तुम्हारे लिए बॉस को बता दूंगा। और फिर दूसरा कहता है कि हैं ये तो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल एक्टिंग कर रहा है क्योंकि बस ये एक नोबल है। और फिर दूसरा गार्ड कहता है कि हाँ और मैंने सुना है कि ये एक बेकार फैमिली का बहुत ही बड़ा बदमाश बड़ा बेटा है, मेरे ख्याल से मैंने जो सोचा था ये उससे थोड़ा अच्छा ही है। और फिर दूसरा कहता है कि हे मैंने सुना है कि इनके फैमिली के अंदर एक काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल लड़की भी है। फिर दूसरा कहता है अच्छा सच में, अगर ऐसा बात है तो इनका जो फैमिली है ये उतना भी ज़्यादा बेकार नहीं है, थोड़ा तो काम का है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि हे यंग मास्टर, मैं अचानक से तुम्हारा जो ये माफ़ी है उसको स्वीकार करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी बहन से मिला देते हो तो मैं तुम्हें मतलब माफ़ कर लूँगा और तुम्हारे माफ़ी को एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर दूसरा भी हंसते हुए कहता है हाँ हटाओ छोड़ यार अब रुक भी जाओ, ये शायद से अब रो ही देगा। दामियन कहता है कि ये आखिर इतना मुश्किल क्यों है। और उसके बाद ये इस गुंडे के हाथ से चाकू ले लेता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं बस यहाँ पे आऊँगा माफ़ी मांगूंगा और वापस चला जाऊँगा। और ये जो गुंडा रहता है ये इसको कहता है कि कमीने तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा चाकू वापस दो। और अपना हीरो फिर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही भाव दे रहा था। जिसके बाद ये जो गुंडा रहता है वो कहता है कि अगर तुम ये क्या बकबक किए जा रहे हो, और वो अपना उंगली हीरो की तरफ पॉइंट करता है। लेकिन भाई अपना जो हीरो है भाई इसका पूरा उंगली तो छोड़ो पूरा का पूरा यहाँ पे हाथ ही काट देता है। इसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी देर के तो एकदम सन्नाटा छा जाता है।
किसी को समझ ही नहीं आता है कि अभी अभी यहाँ पे ये हुआ क्या। और फिर यहाँ पे जो गुंडा रहता है इसके हाथ में से बहुत ही तेज खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसको अभी भी समझ नहीं आता अभी अभी ये हुआ क्या। और फिर उसके बाद चिल्लाता है आ, और उसके बाद ये दर्द की वजह से जमीन पे बैठकर एकदम चिल्लाया जा रहा होता है। दामियन कहता है कि अब तुम लोग ये चाहते ही हो तो चलो मैं तुम लोग को अच्छे से दिखाता हूँ कि आखिर हाक्सन विस्काउंटी का जो बदमाश सबसे बड़ा बेटा है वो आखिर सच में कैसा है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो इस वाले वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दो, जो कि 500 लाइक्स का, और कमेंट में जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि यार जितना ज़्यादा लाइक गोल कंप्लीट होगा और जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊँगा। अब यार ये आपके ऊपर है कि आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी देखना चाहते हो। और कैसा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि यार मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ वैसे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो अब मिलता है फिर अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।